बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे थे कि $10.5 अरब पाकिस्तान को मिल गए हैं भीख में। और पूरी की पूरी कैबिनेट मांगने के लिए गई हुई थी। पीपल्स पार्टी के लोग, PMLN के लोग, बाकी जमातों के लोग सारे गए थे। महंगे तरीन होटलों में रहे थे, बड़ा लंबा सफ़र किया था, चंद दिन का स्टे किया था। और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ट्वीट्स आ रहे थे कि इतने अरब हो गए, इतने अरब हो गए। पूछना ये था कि उनमें से कितने पैसे पाकिस्तान में पहुंचे। उस वक्त तो लोग ये दावे कह रहे थे कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कभी नहीं हो सकता। वैसे होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो चले हो गया, लेकिन जो कर्ज़ों की अदायगी है वहाँ पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक आखिरी हद होती है। उसके बाद तो फिर हमारे काबू में कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो वो जो लोग उस वक्त खुशियां मना रहे थे कि पैसे आ रहे हैं, पूछना ये था कि कितने पैसे पाकिस्तान पहुंचे भाई। उस वक्त हमने बताया था कि इस पैसे में से एक बहुत थोड़ी रकम इमदाद की रकम है, और वो इमदाद वो लोग अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। आप उन्हें प्रोजेक्ट बताएंगे, वो फाइनलाइज करेंगे, अप्रूवल भी वही देंगे, और फिर वो पैसा डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट को देंगे। वो आपके कौमी खजाने में वो पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि आप पर उनको भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में जो PDM की साइफर सरकार है, इसके ऊपर भरोसा नहीं है दुनिया को। इसी वजह से लोगों ने इनको कैश में पैसा नहीं दिया, और ज़्यादातर पैसा तो उसमें इमदाद नहीं थी। ज़्यादातर पैसा, जो पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो तो कर्जा है। और कर्जा पाकिस्तान वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर वो कर्जा भी शामिल हो जाएगा। तो वो जो बगले बजाई थी, करोड़ों के इश्तिहारात दे दिए थे मीडिया को, और पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दानिश्वर हैं, उन्होंने चिल्ला चला कर आसमान सर पे उठा लिया था कि अब तो बहुत पैसे आ गए, अब तो IMF की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो दोस्त ममालिक की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सुरखरू हो गए सारा। कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गए वो पैसे? यानी अगर वो पैसे आए होते तो इस तरह से अभी IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते और ये सब कुछ हो रहा होता। IMF अपनी मर्जी की इस्लाहात करवा रहा है पाकिस्तान में। पहले मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा, IMF की शर्त मानते हुए अब सरकारी अफसरान पर लाजिम होगा कि वो अपने असासों को ज़ाहिर करें। यानी IMF ये मानता है कि पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो रिश्वत खाते हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो उड़ा देते हैं। उनके असासे बहुत बढ़ जाते हैं, लिहाजा उनके असासे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी अफसरान हैं, उनके मामले में तो हुकूमत मान गई, लेकिन हुकूमत ने जजों और फौजी अफसरान को इससे इस्तिस्ना करार दे दिया। यानी हुकूमत ये कहती है कि जजेस के जो, हालांकि वो भी सरकारी अफसरान है, तनख्वाह उनको सरकार से मिलती है। जो फौजी अफसरान हैं उनको भी तनख्वाह जो है वो सरकार से मिलती है, लेकिन इन दोनों को इस्तिस्ना दिलवा दिया है कि इनके असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं होंगे। इस पे मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने सवाल पूछा, क्यों? क्या ये दोनों तबकात आसमान से उतरे हैं? यहां तक पहुंचाने में इनका कोई किरदार नहीं है? सवालात उन्होंने पूछे। वैसे मेरे ख्याल में जितनी बड़ी जिम्मेदारी हो उतनी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर छानबीन होती है। यानी जो भारतीय आर्मी चीफ हैं उनके बारे में आज जब बताया उन्होंने, आदम सवाती साहब ने, कि उनके जो टोटल असासे हैं पांडे साहब के, भारतीय आर्मी चीफ के, वो 29 लाख हैं। तो मैंने चेक करने के लिए ज़रा गूगल किया तो उनके गूगल पे पड़े हुए हैं असासे। यानी उनके जो टोटल एसेट्स हैं या उनकी जो नेटवर्थ है भारतीय आर्मी चीफ की, वो आपको गूगल पे मिल जाती है। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जो है वो इस्तिस्ना दे दिया है जजेस को और फौजी अफसरान को कि उनके असासों के बारे में हम नहीं बताएंगे। बाकी सिविलियंस हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उन सब के असासों के बारे में बताया जाएगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी महकमे से है। तो उसके तमाम एसेट्स तक और उनकी तफसीलात तक रसाई होगी IMF की। लाजिम होगा कि असासों को ज़ाहिर करें, लेकिन हमारे जो फौजी अफसरान हैं उनको और जो हमारे जज साहिबान हैं उनको इससे इस्तिस्ना होगा। अब आ जाए कुछ और चीज़ों पे। ह्यूमन राइट वॉच क्या कह रहे हैं, और ये डॉन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि IMF हुकूमत के दौरान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बचाने के लिए मनसूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरानों में से एक का सामना कर रहा है, जो लाखों लोगों की सेहत, ग़िज़ाई ज़रूरियात और मुनासिब मेयारी ज़िंदगी के हुकूक ख़तरे में डाल रहा है। IMF को हुकूमत के साथ मिलकर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को वसी करना चाहिए। वो IMF को आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि IMF जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, या पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह IMF के साथ डील कर रही है, उसके नतीजे में पाकिस्तानियों को रिलीफ फराहम नहीं किया जा सकेगा। जो IMF का प्रोग्राम है उसमें पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है।
बिलावल ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, वो भी जरा आप स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि उन्होंने खुलकर बेबसी का इजहार किया है। बिलावल ने कहा कि आईएमएफ के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, तो ना डालें आप, फिर ये नहीं डालने की जरूरत ही नहीं है कौम पर महंगाई का बोझ। अगर आईएमएफ आपको कह रहा है तो भाई या तो इसको ओन करें कि हम आईएमएफ को कायल करने में नाकाम हो गए, आप इसको ओन करें कि आपकी माशी पॉलिसियां और सिमत दुरुस्त नहीं थी, पाकिस्तान को पिछले 10 महीनों के अंदर आपने डुबोकर रख दिया है, लिहाजा अब हम आईएमएफ से मुश्किल शराइत के ऊपर पैसा ले रहे हैं और वो शराइत पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का बहुत बड़ा बोझ साबित होंगी। बिलावल ने यह भी मुतालबा किया कि सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं, लेकिन सैलाब में डूबे लोगों का बिलावल को ख्याल सिर्फ 2 मरतबा आया। एक मरतबा तब जब पहले फोटो सेशन करना था, और एक मरतबा तब जब बिलावल ने पैसे मांगने के लिए बैरून मुल्क जाना था, तो शहबाज शरीफ ने फटाफट बलूचिस्तान का एक विजिट किया और बिलावल ने फटाफट दादू का एक विजिट किया। दोनों ने एक एक विजिट किया, फोटोज बनवाई और फिर पैसे मांगने के लिए बाहर चले गए, और वो पैसे भी अभी तक पाकिस्तान नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। अब एक जबरदस्त फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इमरान खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि आईएमएफ के साथ एक मुआहदा इमरान खान साहब ने तोड़ा और महंगाई को कम कर दिया अपने दौरे हुकूमत में। तो ठीक है, फिर इमरान खान को हुकूमत चलाने देते, फिर रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया था? अब जरा आदादो शुमार के ऊपर आ जाए। मैं एक चीज बिल्कुल सीधी सीधी आपके पास रखता हूं, आपको ये डॉन अखबार की खबर भी दिखा रहा हूं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये खबर है 28 फरवरी 2022 की। 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने डॉन अखबार की इस खबर के मुताबिक 2 चीजों को पाकिस्तान में सस्ता किया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही थी, लोगों पर बोझ पड़ रहा था, तो इमरान खान साहब ने 10 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर कम किए और 5 रुपए बिजली का यूनिट जो है वो गरीबों के लिए कम कर दिया। इसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, क्योंकि 28 फरवरी आखिरी दिन था फरवरी का, मार्च का 1 महीना इमरान खान साहब की हुकूमत रही और अप्रैल के 10 दिन, तो अब आप ये लगा लें कि 40 दिन तक इमरान खान साहब ने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता बेचा और 40 दिन तक इमरान खान साहब ने बिजली 5 रुपए सस्ती बेची। बिजली का तो एक ही महीना बनता है क्योंकि बिल महीने के बाद आता है। तो उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान में साइफर हुकूमत। साइफर हुकूमत आने के बाद पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ, पहले महंगा था बाद में सस्ता हुआ आलमी मंडी में। वो अगर चाहते कि इमरान खान साहब ने 40 दिन तक 10 रुपए सस्ता बेचा है, तो वो अगले 40 दिन 10 रुपए महंगा बेच लेते, चले 1 महीने तक 20 रुपए महंगा बेच लेते, हिसाब बराबर कर देते ना। यानी इमरान खान ने जितना नुकसान किया बकौल आपके कि 40 दिन तक उन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता बेचा, तो आप अगले 40 दिन या अगले 2 महीने 20 रुपए महंगा बेच लेते और फिर आप ये सारा नुकसान पूरा कर लेते। लेकिन ये हुआ नहीं, पेट्रोल की कीमत पूरा 100 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया। ये किया इंपोर्टेड सरकार ने, जबकि आलमी मंडी में कीमत लगातार कम होती चली जा रही है। यानी कहां $120 तक या इससे ऊपर भी गई हुई थी फी बैरल, और इस वक्त जो है वो 70 तक भी आई है, फिर भी इन्होंने कम नहीं की, 75 तक भी आई है, फिर भी इन्होंने कम नहीं की, तो 80 की एवरेज चलती रहती है, फिर भी इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की। बिजली पे आ जाए, इमरान खान साहब ने 5 रुपए यूनिट सस्ता किया था 1 महीने के बिल के लिए, तो आप 2 महीनों के बिल में 10 रुपए यूनिट महंगा करके बराबर कर देते। लेकिन आपने ये नहीं किया, आप महंगाई खत्म करने आए थे और आपने बिजली की कीमत को बढ़ाया 3 गुना ज्यादा, और अभी आप मजीद बढ़ा रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमत को आलमी मंडी में सस्ता होने के बावजूद दुगना किया और अभी आप मजीद बढ़ा रहे हैं। तो ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि इमरान खान का फैसला था, उसने 40 दिन के लिए चीजें सस्ती करके मुल्क की मईशत तबाह कर दी, तो आप 40 दिन के लिए चीजें महंगी कर लेते। 10 महीने से महंगाई का तूफान आया हुआ है, क्या वो पैसे अभी तक पूरे नहीं हो रहे? तो ये एक फ्रॉड है जो ये लोगों के साथ करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने एक पैगाम भिजवाया है, और मुझे उनके एक बड़े करीबी साथी जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे पैगाम एज इट इज पहुंचाया है और उन्होंने कहा शेख साहब चाहते हैं कि पैगाम पब्लिक तक पहुंचाया जाए। एक तो शेख रशीद ये कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल वक्त है और मेरे साथ इस गिरफ्तारी के अंदर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, यानी मुझे कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है, मेरे हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं और फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, फिर मुझे नामालूम अफराद की आवाजें आती हैं और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी को छोड़ दो या इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान का इत्तेहाद छोड़ दो और हमारी तरफ आकर खड़े हो जाओ। वो मुझे ये भी कहते हैं, शेख रशीद साहब ने कहा कि मुझे वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान तो नाअहल होने जा रहा है, उसका पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा, उसके ऊपर एक क्रॉस लगा दिया गया है, हम एक नई पार्टी बना रहे हैं और वो पार्टी इमरान खान की पार्टी के बीच में से निकलेगी। इस किस्म की बातें शेख साहब को बताई जाती हैं और बहुत उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। शेख रशीद अहमद साहब के बकौल वो उनको यही जवाब देते हैं कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और इस तरीके से जबरदस्ती आप करवा नहीं सकते। शेख रशीद का यह कहना है कि उन्हें
किसी किस्म की तफ्तीश के बारे में पूछा ही नहीं गया। यानी जो केस उनके ऊपर बनाया गया है उसके बारे में अलिफ बे पे कुछ भी नहीं पूछा गया। कोई एक सवाल भी जो केस बनाया गया उसके हवाले से नहीं पूछा गया। शेख रशीद अहमद साहब ने यह बात कैटेगोरिकली की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हर बात जो है वो इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म होती है। और दो चीजें जो उन्होंने बताई कि एक तो इमरान खान को नायल किया जाएगा, सियासत से आउट किया जाएगा, और दूसरा हम एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान में बड़ी पार्टियां बनाई हैं, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। और जो जो पार्टी बनाई है ना, उस पार्टी ने मुड़ के वो किया इनके साथ कि तबाही फेर दी है। बहरहाल शेख रशीद का यह भी दावा है कि गुज़िश्ता एक दिन पहले उन्हें रात के वक्त कुछ लोग आए, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उनके पांव कुर्सी के साथ नीचे और हाथ कुर्सी के साथ ऊपर बांधे गए। ये शेख साहब का क्लेम है जो पैगाम मेरे तक पहुंचा है। और उन्हें कहा गया कि आप हमारे साथ जाने के लिए रजामंद हो जाएं, हम आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा जी मैं नहीं जाना चाहता, जी हम आपको एक बड़े खास आदमी से मिलवाना चाहते हैं और आपको फायदा होगा, आप हमारे साथ चलें, हम आपको मिलवाते हैं। तो शेख रशीद अहमद ने मिलने से और जाने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद शेख साहब पे काफी दबाव डाला गया और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जहां भी रखा जाता है गिरफ्तार करके एक ही बात की जाती है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, और मैं अभी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये फिलहाल शेख रशीद अहमद साहब का स्टेटमेंट है। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो मैंने आपके सामने रख दिया। आमिर डोगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो नून लीग के उम्मीदवार इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ यह है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त कारकुनों की लड़ाई हो गई और वो लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई। उसके बाद पुलिस ने रेड किया और आमिर डोगर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में मुंतकिल कर दिया है। उम्मीद है एक आधे दिन में जमानत हो जाएगी, लेकिन इस सारी चीज को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासा शो किया है कि वो बड़ी तकलीफ में है और बड़ा हसास उन्होंने इसको शो किया है। जबकि पीएमएलएन की तरफ से कोई बात ही सामने नहीं आई, क्योंकि पीएमएलएन की गिरफ्तारी तो आपको आइडिया है कि इस माहौल में उनकी अपनी हुकूमत है तो ये गिरफ्तारी किस नौइयत की होगी। फजल रहमान साहब ने कहा था कि इन इंतखाबात का हम बाइकआउट करेंगे, लेकिन पीएमएलएन इन इंतखाबात को लड़ रही है और पीडीएम बतौर जमात इन इंतखाबात को लड़ने से भाग गई है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं 33 हल्कों पे हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुतालबा किया है कि ये इंतखाबात 16 मार्च को करवाने की बजाय 19 मार्च को करवाए जाएं। 16 मार्च को जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन वर्किंग डे होगा, लोग वोट डालने के लिए कम आएंगे, और 19 मार्च को एतवार है, ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे और टर्न आउट ज्यादा होगा। देखें, अगर आपने धांधला करना है ना और तबाही फेरनी है धांधली करके, और आपने यानी एक मॉक एक्सरसाइज तो करेगा, ये पंजाब हुकूमत भी करेगी, केपी हुकूमत भी करेगी, पुलिस भी करेगी, इलेक्शन कमीशन और सहूलतकार सारे एक एक्सरसाइज करने की कोशिश तो करेंगे कि देखते हैं कि कितनी धांधली की जा सकती है। तो इन 33 नशस्तों पे बहुत बड़ा धांधला प्लान किया जाएगा। टर्नआउट जितना कम होगा उतना फायदा होगा धांधली करने वालों को, टर्नआउट जितना ज्यादा होगा उतना नुकसान होगा धांधली करने वालों को। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि 19 मार्च एतवार वाले दिन, और जायज मुतालबा है, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को यह मुतालबा मान लेना चाहिए। मजलिस वादतुल मुस्लिमीन ने भी इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक की हमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब ने ये जो इस वक्त फस्तायत चल रही है फाशिज्म, उसके ऊपर कुछ ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस के पै दर पै छापों, उनके हामियों साथियों के अगवा और बिला जवाब गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करता हूं। यह सब इंपोर्टेड सरकार और उसके सरपरस्तों की जानिब से हमारे हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने वाली नंगी फस्तायत है। महज याद दहानी के लिए अर्ज है कि हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां, इनकी गिरफ्तारियां वगैरह पनामा इंकशाफ और नैब के उन मुकदमात का नतीजा थी जिनमें से 95% से ज्यादा हमारे दौरे हुकूमत में आने से पहले कायम किए गए थे। उनके साथ तो कैद में भी वीआईपी सलूक किया गया था, और ये बिल्कुल ठीक बात है, सब जानते हैं, मगर उनका हदफ एनआरओ था जिसे मुस्तरद किया गया था इमरान खान साहब के दौर में। इसके बरक्स ये हरासगी, गिरफ्तारियों, जेर हरासत तशद्दुद और इगवा वगैरह को खालिसतन सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि किसी भी सतह के इंतखाबात नहीं जीत सकते, चुनाचा रियासती कुव्वत के जालिमाना इस्तेमाल से हमें कुचलना चाहते हैं। ये अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो पाएंगे, क्योंकि इनके हरबों से हमारा अज़्म मजीद पुख्ता ही होता है। वज़ारत दिफा ने कहा है कि जो है वो फौज और एफसी वगैरह नहीं आ सकती इंतखाबात में, और ड्यूटी नहीं दे सकती रेंजर्स वगैरह। क्यों नहीं दे सकती जी? 2008 में शदीद तरीन, वो कह रहे जी ऑपरेशन चल रहे हैं, हालात ऐसे हैं। भाई 2008 के अंदर बदतरीन हालात में ये ड्यूटियां देकर गए हैं, 2013 में बदतरीन हालात के अंदर ड्यूटियां देकर गए हैं, तो अब क्यों नहीं देंगे? भाई इसी चीज के लिए तो कौम इतना टैक्स देती है, इतना पे करती है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करो जब हम इलेक्शन में वोट डालने आए।
تو ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کو پوری کرنی پڑے گی. اور جب نگران حکومت بنے گی وفاق میں بھی تو تب بھی آپ دیکھ لیجئے گا, لیکن ان کو یہ ڈیوٹی پوری کرنی پڑے گی کیونکہ دھاندلی کا پورا ایک منصوبہ ہے اور وہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک اور خبر ہے جی, پنجاب پولیس بھی اب اس سیاست کے اندر شامل ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی پولیس آپریشن میں مصروف ہے, 4-5 ماہ تک الیکشن کرانا مشکل ہوگا. آئی جی پنجاب نے یہ بیان دے دیا ہے. اب آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, اب کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ بیان دیا آپ سب کو آئیڈیا تو ہے. ڈاکٹر عثمان انور کہہ رہے ہیں کہ 4-5 مہینے تک انتخاب نہیں, آپریشن کر رہے ہیں. کون سا آپریشن کر رہے ہیں جناب؟ 2008 میں آپریشن نہیں چل رہا تھا, 2013 میں نہیں چل رہا تھا. یعنی اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیس جو آپریشن میں ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کروا لیں آپ انتخابات, ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے, تعداد ذرا کم ہے تو وہ پوری کر لی جائے گی. لیکن پنجاب پولیس جو ہے جہاں کوئی آپریشن نہیں چل رہا, اور ہو سکتا ہے ابھی کوئی فیک چیزیں کی جائیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپریشن چل رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں, اس پہ اور بات کریں گے بعد میں. اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.